स्टार्ट करें। पिछले क्लास में हम लोग डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन ये दो चीज़ बढ़िया से समझ लिए थे, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज हम लोग ये देखेंगे कि ये इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होता कैसे है। आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है और इसी डिवाइस में हम लोग इस रिएक्शन को मतलब इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन को कराते हैं। अब कैसे कराते हैं इस सब को पूरे एक फिगर के थ्रू समझना पड़ेगा। और एक बात और सुन लीजिए, आप इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए ये फिगर समझना बेहद ज़रूरी है। आज हम सीखेंगे कि जिंक और कॉपर अलग अलग बर्तन में रहने के बावजूद भी आपस में कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करता है। अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, अब सिर्फ आप देखिए हम क्या क्या करते हैं, आपको बस अरेंजमेंट को समझना है। देखिए हम हेडिंग डाल दिए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंतर्गत देखो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ना, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रेडॉक्स रिएक्शन ही होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लेन देन जो होता है वही होता है। तो एक हम कोई रिएक्शन मान लेते हैं, जैसे कल हम कौन सा रिएक्शन लिए थे याद कीजिए आप। रिएक्शन क्या था कल वाला बताइए। Zn रिएक्शन था Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस प्लस, ये कन्वर्ट हो रहा था Zn प्लस प्लस और Cu सॉलिड में। इसको यदि हम हाफ करके देखें, हाफ हाफ करके, तो जिंक कन्वर्ट कर रहा है Zn प्लस प्लस में, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और कॉपर इसी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और Cu सॉलिड का निर्माण कर रहा है। ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है और यह प्रोसेस रिडक्शन का है। दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तब जाके फाइनली हमको मिलता है जिंक प्लस Cu प्लस प्लस कन्वर्ट करता है जिंक प्लस Cu सॉलिड में। ये लिखना नहीं है, ये बस हम कुछ सपोर्ट के लिए बस लिख लिए हैं। ठीक है, तो जिंक और कॉपर अभी अलग अलग रहेगा, फिर भी रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा देखिए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप 2 बर्तन लीजिए, एक टाइप का बर्तन ले लो आप। आपका पूरा का पूरा सुनो, आपका पूरा का पूरा चैप्टर निर्भर करेगा इस फिगर पर। फिगर समझ में आ गया तो पूरा का पूरा चैप्टर मान लो समझ में आ जाएगा। हम जितना बात बोलेंगे इसी से रिलेटेड बोलेंगे, और ये नहीं समझ में आएगा तो समझ में नहीं आएगा। दोनों में पानी भर लीजिए थोड़ा थोड़ा। अब आप क्या कीजिए, इसमें आप एक रॉड डाल दीजिए जिंक का। ये जो हम रॉड डालें ये किस चीज़ का रॉड है, जिंक रॉड। और इसमें भी आप एक रॉड डाल दीजिए। इसमें जो आपको एक रॉड डालना है ये होगा कॉपर का। कॉपर रॉड है ये, तो ये कॉपर रॉड है और ये जिंक रॉड है। अब क्या करना है आपको, इसमें वाटर है ना, इसमें आप इसमें डाल दीजिए एक साल्ट।
जिसमें Zn++ हो, जो टूटने के बाद Zn++ आयन दे। बताइए तो एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट बताइए तो जो टूटने के बाद Zn++ देता हो। ZnSO4 पानी में जाएगा तो Zn++ और SO4 माइनस में टूटेगा। तो हम इसमें डालते हैं कौन चीज़, ZnSO4, तो ये अंदर जाके टूट जाएगा Zn++ और प्लस SO4 माइनस में। इसमें भी आप एक सॉल्ट डालिए और इसमें आपको वही कॉमन सॉल्ट डालना है, जो रॉड आप डाले हैं उसी का कोई सॉल्ट डालना है। इसमें क्या डाल देंगे, CuSO4, तो ये कैसे टूटेगा, Cu++ और SO4 माइनस। देखिए अभी ये एक अलग बर्तन है, यह भी अभी एक अलग बर्तन है। इस व्यवस्था को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कैसा व्यवस्था है ये भाई, यदि हम इसको प्रैक्टिकली समझें तो यह भी एक इलेक्ट्रोड है, यह भी एक इलेक्ट्रोड है। एक्चुअल में इलेक्ट्रोड कहते किसको है, जब किसी मेटल रॉड को तुम उसी के आयन वाले एक्वस सॉल्यूशन में एक दूसरे के टच में ला दोगे ना, या डुबो दोगे ना, तो इसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। बाद में हम इसका डेफिनेशन लिखाएंगे सारा बात, अभी हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं। तो यह भी इलेक्ट्रोड है और यह भी इलेक्ट्रोड है, दोनों का दोनों इलेक्ट्रोड है। तो हम इसका नाम देते हैं इलेक्ट्रोड, और इसको भी क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड यह भी है, इलेक्ट्रोड वह भी है। अब आप क्या कीजिए, एक कंडक्टिंग वायर से, कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर, कोई भी एक कंडक्टिंग वायर लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उससे आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है, इसको। और बीच में आप लगा दीजिए वोल्ट मीटर, जो आपके पोटेंशियल को मेजर करेगा। ये V से यहाँ पर क्या इंडिकेट हो रहा है, वोल्ट मीटर। ये V लिखा हुआ है V, और ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, हम उसको एक एरो से दिखा दिए। वोल्ट मीटर एक्चुअल में पोटेंशियल मेजर करता है, और ये कुछ इस तरह का डिवाइस होता है। अच्छा, इस पर हम बाद में बात करेंगे। एक्चुअल में वोल्ट मीटर पर ना, यहाँ पर 0 रहेगा, इधर 1 रहेगा, इधर भी 1 रहेगा, इधर 2 रहेगा, इधर भी 2 रहेगा, इधर 3 रहता है, इधर भी 3 रहता है, इधर 4 रहता है, इधर भी 4 रहेगा। कुछ इस तरह का ये डिवाइस होता है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है, एरो उसी डायरेक्शन में भागता है। जैसे इधर भागा तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकलकर इधर जा रहा है, और इधर भागा तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकलकर इधर जा रहा है। लेकिन किधर भी भागेगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी ना भागेगा, ऐसे तो नहीं भागेगा। तो इस पर हम बाद में काम करेंगे। देखिए अब आगे, अभी इसको जैसे ही आप इसको जोड़ते, अच्छा यहाँ पर हम एक स्विच लगा देते हैं, इस जगह पर ये एक स्विच लगा हुआ है। देखिए अब आप यहाँ पर ये एरो हम अभी जो दिखाए हैं, यह एरो अभी देखो सीधा है ना, बिल्कुल इसलिए सीधा है क्योंकि स्विच ऑफ है अभी। अब हम क्या करेंगे, इस स्विच को ऑन करेंगे। हम जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, यह जिंक का रॉड और यह कॉपर का रॉड एक दूसरे के डायरेक्ट संपर्क में तो नहीं आया है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से यह एक दूसरे के संपर्क में आ गया। अब देखिए क्या होगा कि ये जो जिंक का रॉड है, यह जो जिंक का रॉड है, इसमें जिंक का एटम होगा। ये जिंक का एटम क्या करता है, जैसे ही तुम इसको ऑन करोगे एट ए टाइम, उसी समय ये जिंक क्या करता है, जिंक का एक एटम कन्वर्ट करता है Zn++ में, और साथ साथ निकालता है 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो Zn++ है, यह Zn+, देखो आयन हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में रहता है। आयन का मतलब ये वो सॉल्यूशन में रहेगा, आयन फ्रीली नहीं रह सकता है। आप कहेंगे कि हम एक झोला आयन ले आए हैं,
आप झोला में आयन नहीं ला सकते हैं, एक बोरा सोडियम ला सकते हैं, एक झोला आयन नहीं ला सकते। आयन जब भी रहेगा तो वो सॉल्यूशन के फेज में रहेगा, पानी में एग्जिस्ट करता है वो, या पोलर सॉल्वेंट में एग्जिस्ट करता है, जनरली वाटर में एग्जिस्ट करता है। तो ये Zn++ तुरंत पानी में जाके मिल जाएगा। तो ये Zn++ अंदर आया और ये इलेक्ट्रॉन जिसको तुम देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर चढ़ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो रॉड पर जब इलेक्ट्रॉन आया, जिंक नीचे गिर गया, तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा ऐसा होने पर? निगेटिव। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आया, स्विच आप ऑन किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में भागेगा? इस डायरेक्शन में। अरे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन यदि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो ये भी मेटल है, ये भी एक मेटालिक कंडक्टर है, तो वो फ्रीली मूव करेगा ना। इलेक्ट्रॉन तो रुकने का चीज़ है नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन है ये। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भागना शुरू करेगा, इस डायरेक्शन में, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करेगा, ये तुरंत एरो जो कि अभी बीच में 0 पर था, वो किस डायरेक्शन में मुड़ना स्टार्ट कर देगा? राइट डायरेक्शन में। और मान लीजिए कि ये इस तरह से मुड़ा। अब ये यहाँ से आते हुए यहाँ आया, इस रॉड में आया। ये जो रॉड है ये संपर्क में है इस सॉल्यूशन के, और इस रॉड के संपर्क में जो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कौन है? Cu++। यह Cu++ उस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, क्योंकि जिंक का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने का होता है और Cu++ का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने का होता है। आप गौर से देखिए, ऑक्सीडेशन हुआ था ना जिंक का, जिंक इलेक्ट्रॉन दिया था ना, और कॉपर क्या किया था? इलेक्ट्रॉन लिया था। तो ये इलेक्ट्रॉन दिया और इसीलिए इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुआ, जहाँ पर जिंक कन्वर्ट किया है Zn++ और 2 इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पर हुआ क्या? ऑक्सीडेशन। तो इस तरफ हुआ है ऑक्सीडेशन। इस बात को आप लोग यहाँ नीचे में लिख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? ये जो Cu++ है, यह Cu++ वो जो अतिरिक्त 2 इलेक्ट्रॉन आया उसको गेन किया, और गेन करके Cu सॉलिड का निर्माण कर देगा। और Cu सॉलिड, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन लिया कहाँ से है? Cu++ रॉड से लिया है ना, मतलब इस रॉड से न लिया है। हाँ, वो इलेक्ट्रॉन इधर से आया, ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन इधर से आया, लेकिन Cu++ को वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला? कॉपर रॉड से। तो जहाँ से मिला वहीं पर जाके कॉपर सट जाएगा। ये Cu++ के रूप में था, 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिला, तो इस पर एक नया एटम आ जाएगा इस रॉड पर, और यहाँ पर कॉपर का निर्माण हो जाएगा। कॉपर इसको हम लोग यहाँ पर कॉपर सॉलिड कहेंगे। तो ये एक चक्र हुआ जिसमें जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है और Cu++ उस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो एक चक्र में कितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का। अब आप हमको एक बात बताइए कि क्या इस रॉड में केवल एक ही एटम है? और भी एटम है ना जी। तो एक एटम जैसा काम किया है वैसा काम दूसरा एटम करेगा। क्या इस सॉल्यूशन में एक ही Cu++ होगा? जिस समय आप साल्ट डाल रहे होंगे उस समय उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर अमाउंट होगा, और जब वो प्रॉपर अमाउंट आप डाल रहे होंगे तो वहाँ पर Cu++ का कोई एक एटम या कोई एक आयन नहीं होगा, वहाँ पर अरबों खरबों आयन होंगे। और ये मैटर इस बात पर करता है कि आप उसमें CuSO4 कितना डाल रहे हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि CuSO4 का कितना कंसंट्रेशन आप इसमें ले रहे हैं। कंसंट्रेशन ज़्यादा है या फिर कंसंट्रेशन कम है। ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो Cu++ का अमाउंट ज़्यादा होगा, और कम होगा तो Cu++ का अमाउंट कम होगा। लेकिन एक तो नहीं होगा। अरे कुछ डालोगे, 2-4 मुट्ठी तो कम से कम डालोगे, ठेठ भाषा में यदि बोलें तो यहाँ पर एक रॉड है, इसमें करोड़ों अरबों एटम है। यहाँ पर सॉल्यूशन है, इसमें करोड़ों अरबों Cu++ है। ये एक चक्र हुआ, इसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, दोबारा कर दीजिए। एक चक्र में 2 इलेक्ट्रॉन पास किया, तो दोबारा करेंगे तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन पास करेगा, तिबारा करेंगे फिर 2 इलेक्ट्रॉन पास करेगा, और ये चक्र लगातार चलता रहेगा। और इस स्थिति में हर बार 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। और हम जितना धीरे धीरे बोल रहे हैं ना, ये काम उतना धीरे धीरे नहीं होता है।
ये काम बहुत फास्टली होता है क्योंकि जिंक का टेंडेंसी फास्टली इलेक्ट्रॉन देने का होता है और Cu++ का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने का होता है। तो जैसे ही ये प्रोसेस लगातार रिपीट होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस फ्लो होने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस फ्लो ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। देखिए करंट का निर्माण हुआ तो केमिकल रिएक्शन भी हुआ और करंट का निर्माण भी हुआ। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का घटना हुआ और यहाँ पर ये Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किसका निर्माण किया? Cu सॉलिड का। तो यहाँ पर कौन सा घटना हुआ है? ये रिडक्शन है। और ये वाला रिएक्शन क्या था? ऑक्सीडेशन। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया या कोई दिक्कत है? देखिए अभी इसका बात पूरा नहीं हुआ, अभी आप लिखने का प्रयास मत कीजिएगा, सुनिए 10 मिनट, भी बहुत सुनना है आपको इसमें। अभी आप एक आध को बात देखेंगे, इसका बहुत सारा बात है जो आपको समझना चाहिए। जिंक रॉड, जिंक के सॉल्यूशन में, Zn++ के सॉल्यूशन में इसमें डूबा हुआ है, तो हम लोग इसको बोलते हैं जिंक इलेक्ट्रोड। उस हिसाब से इसको क्या बोलेंगे? कॉपर इलेक्ट्रोड। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा आप एक बात बताओ, ये निगेटिव हो गया था क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया था, और ये Cu++ इसमें जाके चिपका है, तो इसका चार्ज कैसा आप मानेंगे? पॉजिटिव। जिस रॉड पर निगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? और जिस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। ये नाम तो जरूर सुना होगा, आप सुने होंगे, आप लोग सुने होंगे। अच्छा, यहाँ पर जब पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उसका कुछ वैल्यू होगा, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, कुछ तो होगा। जिस तरह का डिफरेंस होगा वैसा अपना वो दिखाएगा। मान लीजिए आप कि कोई आदमी इस चीज़ को इधर लगा देता और इस चीज़ को इधर लगा देता, तो एरो का डायरेक्शन कहाँ भागता? वोल्ट मीटर में लेफ्ट साइड। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहाँ गया? इधर से इधर। तो ऐसी स्थिति में राइट टू लेफ्ट गया। तो ऐसी स्थिति में ये जो वोल्ट मीटर आप देख रहे हैं अभी राइट शिफ्ट किया होगा, इसकी जो सुई है अभी राइट शिफ्ट कर गई होगी, जो अभी का सिचुएशन। और यदि उल्टा कर दे तो यही लेफ्ट होगा। तो देखिए ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोड हमेशा जिंक का ही बनता है या हमेशा कॉपर का ही बनता है। इलेक्ट्रोड डिफरेंट सब चीज़ का बनता है और सब हम डिटेल में आगे बताएंगे। तो इलेक्ट्रोड सब का डिफरेंट बनता है, तो सबका अलग अलग टेंडेंसी होता है। कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई देता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इधर इलेक्ट्रॉन को देने वाला दिखाएं और इधर इलेक्ट्रॉन को लेने वाला दिखाएं। वो उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि किसकी टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन देने की। एक दे दिया तो दूसरा लेगा। अच्छा, कोई ऐसा इलेक्ट्रोड बन सकता है जिसमें दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाला ही हो? ये इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी रखता है और ये लेने का, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इधर से निकला और उधर गया। क्या ये पॉसिबल है कि दोनों का दोनों देने वाला ही हो? तब क्या इलेक्ट्रोड बन पाएगा? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये वोल्ट मीटर का रीडिंग दो तरफा चलता है। जिस तरफ एरो गया हम तुरंत समझ लेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो उस डायरेक्शन में है, और ये एरो उतना पर जाके रुकेगा जितना वो वोल्ट उत्पन्न कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। आई बात समझ में? तो यहाँ से हमको एक प्रॉपर रीडिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर मिल जाता है कि इतना वोल्ट हमको मिल रहा है। क्लियर है ये चीज़? अब आगे सुनिए। अब ये रिएक्शन होने लगा, होते गया। अब इस रिएक्शन के होने के दौरान क्या हुआ, अब आप इसको सुनिए। ये एटम, एक एटम आप लोग ना इधर बैठा कीजिए, ठीक है? एक्चुअल में वीडियो का जो डायरेक्शन मिलता है वो यहाँ से समझाने पर हम बाहर हो जाते हैं, और यहाँ से समझाने पर आप लोग को आसानी होती है, मतलब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नज़र पर आते हैं। तो इधर बैठ जाए कीजिए, इस सामने में, इस दोनों रो में बैठा कीजिए, उधर मत बैठा कीजिए। आज भर बैठिए। अब
आइए अंदर आइए। चलो देखो सुनिए, यहाँ पर जिंक का एक एटम ऐसा किया होगा तो एक एटम आयन बन के पानी में गिर गया होगा, फिर दूसरा किया होगा तो दूसरा गिर गया होगा, तीसरा गिर गया होगा। मान लो 1 करोड़ एटम ऐसा कर गया तो 1 करोड़ आयन बन गया होगा नीचे अंदर में। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि शुरू में जो Zn++ का कंसंट्रेशन लिए होंगे आप शुरू में, ये कंसंट्रेशन बदल गया होगा और ये बढ़ा होगा या घटा होगा? बोलिए, बढ़ा होगा या घटा होगा? ये बढ़ा होगा, क्योंकि जो Zn++ पहले से था वो वैसे ही है और ऊपर से इसमें क्या बन के गिर रहा है? Zn++। तो बढ़ा कि घटा? तो Zn++ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा। अब इस रॉड पर आइए, इसी से ना एटम निकल के पानी में गिर रहा है, तो एक एक एटम निकल के गिरता जाएगा तो धीरे धीरे जो ये रॉड है, आपको नहीं लगता है कि ये रॉड धीरे धीरे गलता चला जाएगा? तो शुरू में इसका अमाउंट मान लीजिए कि हम 10 ग्राम लिए, तो क्या लगता है कि रिएक्शन के बाद भी इसका वेट 10 ग्राम ही होगा? अब इसका वेट घट गया होगा, हो सकता है इसका वेट 7 ग्राम 5 ग्राम कुछ भी बचा हो, लेकिन घट गया होगा। तो आपने दो चीज़ देखा, एक Zn++ आयन का लेफ्ट साइड मतलब इस तरफ एनोड पर Zn++ का कंसंट्रेशन बढ़ा और जो रॉड हम डाले थे उसका वेट घटा। अब इधर आइए, अब इस पर आइए। पहले जो Cu++ का कंसंट्रेशन था वो अपने दिमाग में एक सेट कीजिए कि हम इतना लिए, अपने मन से मान लीजिए कि हम इतना लिए। अब हर एक स्टेप में इससे एक Cu++ निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इस रॉड में जाके चिपक जाएगा, फिर चिपका, फिर चिपका, फिर चिपका। ये प्रोसेस लगातार होता चला गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए यहाँ पर? ऐसी स्थिति में दो बातें होंगी, एक ये रॉड मोटा होता चला जाएगा, ये पहला बात होगा, और दूसरा बात यह होगा कि Cu++ का कंसंट्रेशन जितना शुरू में लिए थे उससे ये धीरे धीरे घट जाएगा, कम जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो आप देखिए दोनों तरफ डायरेक्शन में ना दोनों एकदम अपोजिट बात हो रहा है। रॉड का वेट घट रहा है, यहाँ रॉड का वेट बढ़ रहा है। यहाँ Zn++ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन घट रहा है, और इस दौरान इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस फ्लो चल रहा है और इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। अब ऐसा करते करते ये जो सेल है कुछ देर के बाद डेड होने लगता है। अब डेड क्यों होने लगता है सो सुनिए। ये Zn++ पहले जितना था उसकी तुलना में धीरे धीरे अब इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, बढ़ते गया, लेकिन SO4- की जितनी मात्रा शुरू में रही होगी वही मात्रा अब भी होगी, क्योंकि SO4- पर तो कोई काम हुआ नहीं। क्या हुआ, क्या बताइए? तो SO4- उतने रह गया जितना पहले था, लेकिन Zn++ पहले जितना था उतना तो है ही, और इस रिएक्शन के पश्चात बहुत अधिक मात्रा Zn++ की बढ़ गई। अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि यह सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रह पाएगा? अंदर में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत अधिक हो जाएगा बनिस्पत निगेटिव के। यानी यहाँ पर अंदर में कैसा चार्ज डेंस हो गया है, पॉजिटिव। अब यहाँ आइए, पहले यहाँ पर प्लस और माइनस बिल्कुल बैलेंस था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो Cu++ निकल के भाग गया इस पर, और SO4- जितना था उतने न रह गया। तो पहले प्लस वाला माइनस वाला बैलेंस था, जैसे जैसे प्लस वाला निकलता चला जाएगा वैसे वैसे निगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ता चला जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर आप कैसे कह रहे हैं बढ़ता चला जाएगा, जबकि SO4- पर तो कोई काम ही नहीं हुआ है। हम भी कहाँ कह रहे हैं कि काम हुआ, हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि पहले SO4- और Zn++ की संख्या आपस में बराबर थी, लेकिन समय के साथ Cu++ घट रहा है तो लगातार अनबैलेंस हो रहा है ना निगेटिव चार्ज। पहले ये कम्प्लीटली न्यूट्रल था, ये धीरे धीरे घट रहा है, तो टोटल निगेटिव का जो मैग्नीट्यूड है पूरे सॉल्यूशन में वो तो बढ़ने लगा ना। SO4- में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, इस पॉजिटिव चार्ज के खत्म होने के कारण निगेटिव डेंसिटी बढ़ा है, और इसका सीधा मतलब है कि इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेंसिटी बढ़ रहा है और इस सॉल्यूशन में निगेटिव डेंसिटी। अब
जब ये जिंक का एटम चाहेगा कि हम जिंक Zn++ आयन को इस पानी में गिराएं और 2 इलेक्ट्रॉन को निकालें, तो इसको रेसिस्ट करेगा ये अंदर का पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। ये जब Zn++ नीचे आने लगेगा तो ये Zn++ तुरंत तैयार होगा कि कहाँ आया, अंदर भीड़ भाड़ बहुत है और अंदर अब जगह नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि इस प्रोसेस में बाधा आ जाएगी? तो धीरे धीरे इसके इलेक्ट्रॉन के निकालने का जो टेंडेंसी है वह घटता चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी घटता चला जाएगा, धीरे धीरे वोल्टेज कम होने लगेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर रिएक्शन होगा ही नहीं, और वहाँ पर आप यहाँ बल्ब जलाइएगा कुछ पता ही नहीं चलेगा, कुछ हो ही नहीं रहा है, बल्ब जल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम मान लीजिए एक बल्ब लगा देते हैं, तो शुरू में ये जलेगा, धीरे धीरे इसका जो इंटेंसिटी है लाइट का वो घटता चला जाएगा, जो बता रहा है कि इसका वोल्टेज कम रहा है, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि बेचारा ये बंद हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम इस सेल का मैक्सिमम यूज करें, हम चाहते हैं कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल लें। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए बताइए आप? ये यूज में तब ना ज़्यादा आएगा जब हम इस रिएक्शन को दोबारा फिर से कराएं, और दोबारा रिएक्शन फिर से कराने के लिए अंदर के चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ पॉजिटिव चार्ज को कम करना पड़ेगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज को कम करना पड़ेगा। तो क्या किया जाता है, तो क्या किया जाता है, सुनिएगा ध्यान से। इस चीज़ को इलेक्ट्रिकली मतलब न्यूट्रल रखने के लिए या मेंटेन रखने के लिए इसमें ना एक साल्ट ब्रिज डाला जाता है, ठीक है। ये साल्ट ब्रिज कुछ इस टाइप का होता है, एक पाइप नुमा चीज़ होता है। और इसमें यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है, और इस बल्ब में एक छोटा सा छिद्र होता है। यहाँ भी एक बल्ब लगा दीजिए, इसमें भी एक छिद्र होता है, और इसमें भरा हुआ रहता है जेली KCl या KNO3। जेली KCl का मतलब चिपचिपा टाइप का। ये होल बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि अंदर में जो चीज़ भरा हुआ है ना वो इससे गिर के नीचे ना आ जाए, मतलब इससे कुछ नीचे गिर के आने वाला नहीं है, रहेगा उसी में। तो KCl टूटेगा कैसे नू? K+ और Cl- में, या फिर KNO3 है तो कैसे टूटेगा? K+ और NO3- में। इसको हम लोग बोलते हैं साल्ट ब्रिज। ये जो पाइप नुमा डिवाइस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज है। सुनिए, KCl टूटेगा K+ में और Cl- में, तो ये K+ में टूटा और Cl- में टूटा, दो में से कोई एक रहेगा, या फिर KNO3 रहेगा तो K+ में टूटा और NO3- में टूटा। तो अंदर में दो तरह का रेडिकल है ना, एक पॉजिटिव रेडिकल और दूसरा निगेटिव रेडिकल। इधर कैसा डेंसिटी है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। और इधर कैसा डेंसिटी है? अब ये जेली KCl क्या करता है, इधर अंदर में पॉजिटिव ज़्यादा है तो KCl का Cl- इधर आना शुरू करता है, और K+ इस छोर पर आना शुरू करता है। क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो निगेटिव को वो खींचना चाहेगा, तो सारा का सारा Cl इधर भागने लगता है और सारा का सारा पोटेशियम K+ इधर भागने लगता है। और जैसे ये भागने लगता है ना, तो Zn+ जितना भी है वो इसके इर्द गिर्द आ जाता है, Zn++ इसके इसमें सट जाता है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट धीरे धीरे खाली होने लगता है। जैसे अभी तुम दूर दूर बैठे हुए हो और हम यहाँ पर रुपया उड़ाना शुरू कर दें इस तरफ, क्या करेगा? उधर बैठने का, मान लीजिए स्टूडेंट बैठने का जगह नहीं है, हम यहाँ रुपया उड़ाना शुरू कर दिए, जान जाएगा लेकिन आके लूटना शुरू करेगा। जो बैठा हुआ, जो उधर बैठा हुआ आके अंदर बैठ जाएगा, उसको सीट मिल जाएगा, और फिर से एक बार बच्चा आने लगेगा, इधर एगो गेट है, रुपया निकाल ले, दे के निकाल दिए तुमको, या फिर तुमको हाईली डेंस कर दिए, यहाँ पर एक एकदम चौंक दिए,
तो और बढ़ जाएगा ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि साल्ट ब्रिज जो है ना, अच्छा यहाँ पर क्या करेगा, ये SO4 माइनस माइनस को पकड़ लेगा। तो SO4 अब देखो SO4 माइनस माइनस को पकड़ेगा तो जो रेस्ट Cu++ अभी इसमें बचा हुआ है उसको उधर जाने में सुविधा हो जाएगी। पहले SO4 माइनस इधर से जब इलेक्ट्रॉन आ रहा था और Cu++ कह रहा था कि जा चलते हैं हम उधर, तो नीली इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और सट जाएंगे उधर रॉड में जाके, तो ये SO4 माइनस माइनस कहता था बेटा कहाँ, ये न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली इतना अनबैलेंस हो चुका है कि ये निगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेगा नहीं, चला कहाँ जा रहा है, यहाँ अपने स्कार्सिटी है तो चल दिया, पूरा का पूरा लॉकडाउन हो गया है यहाँ। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा कि जब ये SO4 माइनस माइनस यहाँ चिपकेगा तो Cu++ को एक मौका मिल जाएगा कहाँ जाने का, उस रॉड पर जाने का, और एक बार फिर से इलेक्ट्रॉन लेने और देने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये लगातार मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ हम काम कर पाएंगे। लेकिन क्या लगता है कि अब ये जन्म जन्मांतर ऐसा चलता रहेगा? एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर ये कम्प्लीटली डेड हो जाएगा। अरे वहाँ मान लीजिए कोना में बच्चा रुपया लुटा रहे हैं, वहाँ पर बच्चा जमा हो रहा है। अरे जमा हो रहा है ना, विलुप्त तो नहीं हो रहा है ना, धीरे धीरे वो भी जगह भर जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, जहाँ पर बिल्कुल भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होगा, और वैसी स्थिति में सेल डाउन हो जाएगा। लेकिन डाउन होते होते तो बहुत काम कर चुका होगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये चीज़? तो इस तरह से ये काम करता है। इस साल्ट ब्रिज में वैसा साल्ट लिया जाता है जो हल्का फल्का हो, जिसका वेट थोड़ा कम हो, ताकि ये अंदर में मूवमेंट आसानी से हो सके। K+ आसानी से इधर आ जाए और Cl- इधर आसानी से आ जाए और K+ इधर आसानी से आ जाए, तब ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने में उसकी मदद करेगा। ये अपने मोटा ताज़ा एकदम तगड़ा है इतना बड़ा सा, तो क्या होगा वैसी स्थिति में? उसको अपने चल फिर नहीं होगा, उसका मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो आ पाएगा क्या? तो साल्ट ब्रिज में हमेशा वैसा साल्ट लिया जाता है जिसका मतलब जिसके आयन का वेलोसिटी ज़्यादा हो और जिसका साइज छोटा हो। साइज छोटा होगा तो वेलोसिटी या मूवमेंट उसका ज़्यादा होगा। क्या इस बात को आप समझे? किन्हीं को कोई परेशानी है? हम यहाँ पर एक चीज़ मिटा दिए थे। एक्चुअल में यहाँ पर हम लिखे थे कि ये Zn कन्वर्ट कर रहा है Zn++ और 2 इलेक्ट्रॉन में, और यहाँ पर भी हम एक चीज़ मिटाए हैं। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है उसमें Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu सॉलिड का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, और इसको कहेंगे रिडक्शन हाफ। ये हुआ एक कंप्लीट सेल, ये हुआ एक कंप्लीट सेल। अब ये आधा हुआ हाफ सेल, ये आधा हुआ हाफ सेल। इसको कौन सा हाफ बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ? तो इस वाले पार्ट को, नीचे जगह नहीं बन पा रहा है, इस वाले पार्ट को कहेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन हाफ सेल। और किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब आप बनाओगे तो एक होना चाहिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक होना चाहिए रिडक्शन हाफ सेल। एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होना चाहिए, तभी ये संभव है। टोटल बात समझ में आ गया? हाँ, एक बात और सुनिए, ये एनोड नाम और कैथोड नाम आज रट लेना, आज के बाद दोबारा हम नहीं बोलेंगे। कहीं भी एनोड लिखा हुआ तुमको दिख जाए तो समझ लेना वहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। पूरा नहीं, सिर्फ ऑक्सीडेशन। कहीं भी एनोड, किसी भी इलेक्ट्रोड में एनोड लिखा हुआ रहे तो समझ जाइए वो वहां पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन चल रहा है। और कहीं पर कैथोड लिखा हुआ मिले तो समझ लीजिए वहां पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब दोबारा हम ये बात बोलेंगे नहीं। एनोड का मतलब ही होता है वैसा इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीडेशन हाफ होता है, और कैथोड का मतलब ही होता है वैसा इलेक्ट्रोड जहां पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है। हम बाद में इलेक्ट्रोड को भी डिफाइन कर देंगे कि ये एक अरेंजमेंट है जिसमें कोई मेटल का रॉड अपने ही आयन वाले सॉल्यूशन में एक दूसरे के टच में रहता है। वो सब हम लिखा देंगे बाद में। अभी फिलहाल आप इस फिगर को उतारिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब भी निगेटिव रॉड रहेगा
तो उसको हम लोग एनोड कहेंगे, और जब भी पॉजिटिव रॉड रहेगा तो उसको हम लोग कैथोड कहेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव रॉड को कैथोड और निगेटिव रॉड को एनोड। निगेटिव रॉड वह होगा जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पॉजिटिव रॉड वह होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होगा किसी पॉजिटिव आयन के द्वारा, इसीलिए उसको हम लोग पॉजिटिव रॉड कहते हैं। तुम लोग का हुआ नहीं जी? अभी तक उतारा हुआ नहीं हुआ? हो गया क्या? अब आगे बात नेक्स्ट क्लास में। अभी सुनो, ये ख़त्म नहीं हुआ है, हमारे पास टाइम नहीं है, जिस वजह से हम इसको रोक रहे हैं। अगला क्लास में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि इसमें क्या क्या हुआ था, इसीलिए आप उसको देख लीजिएगा। जो भी लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे, ये लेक्चर और अगला लेक्चर दोनों साथ करके पढ़िएगा। साथ करके मतलब ये पढ़े और तुरंत अगला लेक्चर पढ़ लिए, नहीं तो फिर समझने में परेशानी होगी।